विभू, शैलेश और रूही तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अक्सर देर रात तक पार्टी करते हैं। ओ माय गुडनेस! विभू, शैलेश देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में पार्टी नहीं की तो क्या किया? चलो चलते हैं। मजा आएगा। लेट्स गो। क्या तुम दोनों भी इतनी बारिश में पार्टी नहीं करते हैं? चादर तान के सोते हैं। मैं तो चला सोने। विभू के मना करने पर शैलेश और रूही उसे खींचकर एक क्लब में ले जाते हैं। तीनों एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी विभू की नजर दरवाजे पर थम जाती है, जहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। तुम दोनों रुको, मैं अभी आता हूँ। विभू जल्दी जल्दी दरवाजे तक पहुँचता है, पर अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। कहाँ गई? यही तो थी। कहीं मेरा वहम? नहीं नहीं, वहम कैसे हो सकता है? लगता है चली गई। ओए, क्या कर रहा है? चल, बारिश थम गई है, अब हमें घर जाना है और कल कॉलेज। विभू पूरा दिन उसी लड़की के बारे में सोचता है और शाम होते ही एक बार फिर रूही और शैलेश के साथ उसी जगह पहुंच जाता है। लगता है हमारे विभू को ये जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। क्या बात है? तुम दोनों भी ना। कोई बात नहीं है, चलो अब चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। वो आएगी? मतलब कौन आने वाली है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? मेरा मतलब है बारिश। बारिश नहीं आएगी। जल्दी चलते हैं। विभू बात को संभाल लेता है, पर बाहर निकलते ही एक बार फिर बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने लगती है। अरे यार, फिर से बारिश। आज तो गाड़ी भी नहीं अपने पास, और यहाँ कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं है। क्या करें? पैदल चलते हैं। वैसे भी घर यहाँ से ज्यादा दूर कहाँ है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मजा आएगा, बारिश और वॉक। विभू की बात मानकर तीनों पैदल चलने लगते हैं। शैलेश और रूही जल्दी जल्दी आगे निकल जाते हैं और विभू उसी लड़की के ख्यालों में पीछे रह जाता है। वो धीमे धीमे कदम बढ़ा ही रहा था कि एक बार फिर लाल साड़ी पहने उसे वही लड़की नजर आती है। हाय, मेरा नाम विभू है। मैंने आपको उस दिन वहाँ क्लब में देखा था, तब आप अचानक से कहीं गायब हो गई, और आज यहाँ इस तरह। रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कोई हेल्प करूँ क्या? एक मिनट, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। वैसे मैं माही हूँ, टैक्सी या ऑटो का इंतजार कर रही थी, पर देखिए इस बारिश में कुछ मिल ही नहीं रहा। कहाँ रहती हैं वैसे आप? मैं क्यों बताऊं? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं आपको छोड़कर आ जाऊं। वैसे भी मैं शरीफ हूँ। इस तरह दोनों में बातें शुरू हो जाती है। माही को भी विभू का नेचर अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे हेल्प ले लेती है और विभू माही को उसके घर छोड़ने जाता है। बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो जो नहर के पार घर है ना, वही है मेरा घर, पर तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं वहां तक छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को पता चले और वो बेवजह कोई थ्योरी बनाए, इसलिए मैं यहीं से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल हम कहाँ मिलेंगे वैसे? माही मुस्कुराती है। जहाँ डेस्टिनी चाहे। इतना कहकर वो चली जाती है। विभू अब उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। इसी बेचैनी के साथ वो घर लौट जाता है। कहाँ चला गया था यार? हमने पूरी रोड 2 बार चेक कर ली, तू तो एकदम गायब ही हो गया। क्या आत्मा वात्मा है क्या? मुझे लगता है इसको कोई तो लड़की पसंद आई है। हाँ दोस्तों, उसका नाम माही है। बहुत ही सुंदर है। आई एम इन लव यार। ओहो, लव शव की बातें हो रही हैं। चलो अच्छा है, एक भाभी तो आएगी। कम से कम हमें रोज रोज ये बाहर का तो नहीं खाना पड़ेगा। ओ हेलो, मैं उसके साथ शादी करके यहाँ थोड़ी ना रहूंगा। अगले दिन विभू शैलेश और रूही को बिना बताए उसी क्लब में पहुंचता है, जहां उसे माही मिलती है। दोनों खूब बातें करते हैं, साथ में घूमने जाते हैं और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद तो मिलना, बातें करना, साथ में घूमना नॉर्मल हो जाता है। और फिर एक दिन, माही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं ना जब से तुमसे मिला हूं, मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे हर जगह बस तुम नजर आती हो। सोते उठते जागते, यहाँ तक कि किसी भी काम में मेरा मन ही नहीं लगता। सिर्फ तुम हो चारों तरफ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दोस्ती तक ठीक है, लेकिन शादी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माही, ये दोस्ती नहीं है। और प्लीज इसे दोस्ती का नाम देकर हमारे रिश्ते का मजाक मत बनाओ। विभू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं शादी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारे क्या किसी के साथ नहीं कर सकती, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर माही वहाँ से चली जाती है। विभू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो घर चला जाता है। क्या बात है विभू, बहुत उदास है? सब ठीक तो है?
विभू रूही और शैलेश को पूरी बात बताता है। तो क्या वो तेरे साथ टाइम पास कर रही थी? चुप कर पागल, मुझे लगता है उसने ऐसा अपनी फैमिली की वजह से कहा। तूने बताया था ना कि वो तुझे हमेशा अपने घर से दूरी मिलती है और जब तू उसे छोड़ने जाता है तो तालाब के इस पार से ही तुझे वापस भेज देती है ताकि उसके पापा ना देख लें। तो शायद उसने ये सब अपने पापा की वजह से कहा होगा। क्या पता वो बहुत सख्त हो। अगर ऐसी बात है तो कल ही मैं उसके पापा से बात करने जाऊंगा। अगले दिन जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश में विभू माही के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन हो बेटा? इतनी बारिश में? आओ आओ, अंदर आओ। विभू मुरारी को पूरी बात बताता है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे माही को मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, फिर वो तुमसे प्यार कैसे कर सकती है? ये देखो उसकी तस्वीर, ये है मेरी बेटी माही। अब निकलो यहाँ से। विभू माही के बारे में सुनते ही दंग रह जाता है और बदहवास हालत में घर के पास मौजूद उसी तालाब के पास बैठ जाता है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने उससे बातें की है, वो तो मेरे साथ घूमती थी। जरूर अंकल माही की शादी मुझसे नहीं करना चाहते, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं माही को अपना बना के ही रहूंगा। ये मुमकिन नहीं है विभू। माही उसी लाल साड़ी में विभू के ठीक पीछे खड़ी थी। माही, तुम आ गई? तुम अभी अंदर चलो और अपने पापा को बताओ कि तुम जिंदा हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ। माही विभू का हाथ पकड़ लेती है और विभू को माही के साथ हुई घटना दिखने लगती है। अरे बेटा धीरे, तालाब है, वहाँ गिर मत जाना। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है मुझे। अब आप देखना, मैं पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनकर हर जरूरतमंद का इलाज करूंगी। खूब बड़ी डॉक्टर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। शहर के कॉलेज में एडमिशन मिलने की वजह से माही इतनी खुश होती है कि खुशी से झूमने लगती है। इतने में उसका पैर फिसलता है और वो तालाब में जा गिरती है। मुरारी बहुत कोशिश करता है पर वो माही को नहीं बचा पाता। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जिंदा नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों दिखी? क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेला? क्यों? ये मेरी गलती नहीं है। मैं यूं ही सालों से भटक रही हूँ, पर सिर्फ तुम ही मुझे देख पाए। सिर्फ तुम। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मुझे इंसाफ दिला सको। इतना कहकर माही एक बार फिर विभू का हाथ पकड़ती है और विभू को दिखता है कि मुरारी जब माही को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन वहां आता है और वो माही को बाहर निकाल लेता है। इस वक्त तक माही जिंदा थी पर मोहन भी उसे पसंद करता था, लेकिन माही ने उसे इनकार कर दिया। इसी रंजिश में वो माही को मार डालता है। मेरे पापा को नहीं पता कि उस दिन मेरी मौत तालाब में गिरने से नहीं हुई थी, बल्कि मोहन ने मुझे मार दिया था। अगर वो चाहता तो मैं बच सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो बोलो विभू, क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? मैं नहीं जानता कि तुम मुझे क्यों मिली, पर मैं इतना जानता हूँ कि लाइफ में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ, इसलिए मैं इस रिश्ते को जरूर निभाऊंगा। इसके बाद विभू मुरारी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। मुरारी और विभू पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस के पूछने पर मोहन भी सब कुछ सच बता देता है। इसलिए उसे माही को मारने के जुर्म में सजा हो जाती है। सोचा नहीं था कि मरने के बाद भी किसी से प्यार हो सकता है, पर विभू मुझे हुआ। अब मेरे जाने का समय है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि एक अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसाओगे। हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे एक आखिरी बार गले लगाओ तो। इस तरह माही और विभू एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर माही हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। माँ, सब सामान तो ले लिया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं, सारा सामान ले लिया है। अब बस तू मुझे स्टेशन ले चल, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। माँ जी, अगर आप फ्लाइट मतलब हवाई जहाज से जाती ना तो 2 घंटे में पहुँच जाती। अभी भी मौका है, बताइए मैं टिकट करूँ? नहीं बेटा, मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगी। अच्छा माँ जी, जल्दी वापस आइएगा, आपके बिना घर ना सूना सूना लगेगा। सुधा कुछ समय के लिए गांव जा रही थी। अमित उसे छोड़ने स्टेशन जा ही रहा था कि तभी उससे एक लड़की टकराती है। सॉरी, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी तो आपको देख नहीं पाई, माफ कर दीजिए। गुलाबी साड़ी, पतली कमर और गोरा गोरा रंग देखकर अमित तो उसे देखता ही रह जाता है। एक्सक्यूज मी?
हाँ, इट्स ओके, हो जाता है। पर आप कौन? यहाँ पहले कभी नहीं देखा आपको। जी हाँ, कैसे दिखते? आज ही शिफ्ट हुई हूँ आपके पड़ोस वाले मकान में। मतलब आप हमारी पड़ोसन हैं? जी हाँ, इसलिए मुझे अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपको? आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। वैसे मेरा नाम अमित है। और मैं परी। आप वाकई में परी हैं। परी कुछ कहती, इससे पहले ही सुधा बीच में बोल पड़ती है। चल बेटा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अमित जा तो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो परी से और बातें करना चाहता था। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू मेरी बहू का ध्यान रखना। हाँ, और उस नई पड़ोसन से जरा दूर ही रहियो। माँ, तुम भी ना। सुधा को छोड़कर अमित घर लौटता है, लेकिन एक बार फिर घर के बाहर ही उसे परी मिलती है। लगता है डेस्टिनी हमें मिलाना चाह रही है। वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, बताइए ना। वो अलमीरा मुझसे शिफ्ट नहीं हो पा रही है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। अमित परी के एक कहने पर उसकी अलमीरा को शिफ्ट करने में मदद करता है। इसके बाद दोनों चाय पीते हैं और बातों ही बातों में शाम हो जाती है और अमित अपने घर लौट आता है। कहाँ रह गए थे? माँ जी ने तो कहा ट्रेन राइट टाइम पर आई थी, तो फिर तुम लेट कैसे हो गए? अब क्या घर में आने जाने का टाइम भी तुमसे पूछना पड़ेगा? अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। इतने सालों में शालू ने पहली बार अमित की ऊंची आवाज सुनी थी। क्या हो गया इन्हें? ऐसा तो कभी नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह परी अमित के दरवाजे पर। जी आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन। अमित ने बताया होगा ना, कल उन्होंने ही तो मेरी शिफ्टिंग में मदद की। खैर, मैं ही गाजर का हलवा लाई हूँ। मीठा शुभ होता है ना, तो बस इसलिए। अरे परी, आओ, अंदर आओ। नहीं, बस ये हलवा लाई थी। अरे वाह, गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है। क्या हलवा बनाया यार, मजा आ गया। तुम जितनी खूबसूरत हो ना, उससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो, कसम से। तुम भी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। परी के जाते ही शालू का गुस्सा फूट पड़ता है। अच्छा, जितनी खूबसूरत है उतना अच्छा खाना बनाती है, और मैं क्या बुरा बनाती हूँ? अब मुझे समझ आ रहा है, तुमने कल इसकी वजह से मुझे डांटा ना। सच सच बताओ, क्या चक्कर है ये सब? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? अरे यार, अपने शक को अपने पास रखो। उसने मदद मांगी तो मैंने कर दी बस। इसमें धोखा कहाँ से आ गया? छोड़ो, मैं भी कहाँ तुमसे दिमाग मार रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अमित बैग उठाता है और पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ये भले ही ना बताएं, पर मुझे सब समझ आ रहा है। ये परी, काहे की परी, डायन, मेरा घर उजाड़ के रहेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए शालू अमित का पीछा करने लगती है और देखती है कि अमित ऑफिस की जगह परी के साथ घूम रहा है। और फिर शाम को क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे बताओगी भी कुछ? अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुम्हें और परी को साथ में देख लिया है। आज तुम ऑफिस के बहाने उसके साथ घूम रहे थे ना, मैंने सब देख लिया। मतलब कि तुम मेरा पीछा कर रही थी? अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वाह जी वाह, कर्म करो तुम और शर्म करूं मैं। अब बस बहुत हो गया। तुम्हें वो परी पसंद है ना, तो तुम उसके साथ ही रहो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मेहरबानी होगी। शालू ने अमित को तलाक देने की बात कह तो दी थी, पर वो उसे इतना प्यार करती थी कि उससे दूर जाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने पूरी बात अपनी सास सुधा को बता दी और सुधा अगले ही दिन घर लौट आई। माँ, तुम इतनी जल्दी? हाँ, मन नहीं लगा, बहू की याद आ रही थी तो मैं आ गई। आइए माँ जी। अमित ऑफिस निकल जाता है और इधर सुधा शालू को एक दमदार आइडिया देती है। देख बेटा, मर्द की लगाम हाथ में रखना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि वो प्यार तुझसे ही करता है, पर उस चुड़ैल की सुंदरता ने उसे मोह लिया है और इस मोह का तोड़ है जलन। जलन? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे कुछ समझना भी नहीं है, बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसा वैसा कर। शाम को अमित जब घर आता है तो शालू को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वेस्टर्न ड्रेस, हैवी मेकअप और खुले काले बालों में वो बिजली गिरा रही थी। शालू, वाह, क्या कहूँ यार मैं। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, पर कहाँ जा रही हो? पार्टी में जा रही है, उसकी सहेलियों ने बुलाया है। अकेले? क्यों, नहीं जा सकती क्या?
वैसे भी शालू ने मुझे सब बता दिया है। ये भी बता दिया है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, तो अब उसे हर जगह अकेले ही जाना होगा। माँ, आप जरा शांत रहो। शालू, तुम कहो तो मैं साथ चलता हूँ ना, मतलब छोड़ देता हूँ ना। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, लिफ्ट दे सकते हो। अमित तुरंत कपड़े बदलने जाता है। माँ जी, आइडिया काम कर रहा है। धीरे धीरे, वरना वो सुन लेगा। और हाँ, जैसा कहा है वैसा ही करना। इसके बाद अमित शालू को लेकर पार्टी में पहुंचता है, जहां एक गबरू जवान हैंडसम लड़का शालू की कमर में हाथ डाले उसे अंदर लेकर जाता है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को छुए। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अमित भी अंदर जाता है, जहां शालू उसी लड़के के साथ काफी क्लोज डांस कर रही थी। शालू, ये सब क्या है? और तू छोड़ मेरी बीवी को, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कैसी बीवी और कौन सी बीवी? तुम्हें तो वो परी पसंद है ना, तो जाओ उसके साथ एंजॉय करो। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अरे तुम मेरे साथ घर चलो, अभी के अभी। ओ हेलो, वो कहीं नहीं जाएगी। चलो तुम निकलो यहाँ से। अमित गुस्से से लाल पीला हो जाता है और रोहन को पीटने लगता है। शालू बीच बचाव करती है, तो अमित उसे पकड़कर घर ले आता है। ये क्या तरीका है अमित? तुझे पता भी है तेरी इस हरकत की वजह से शालू की कितनी बेइज्जती हुई होगी वहाँ। माँ, वो लड़का इसे छू रहा था, मुझे नहीं पसंद आया बस। और आगे भी, अगर मेरी बीवी को किसी ने हाथ लगाया ना, तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। जब इतना ही प्यार करते हो, तो फिर उस परी के साथ जाने की बात क्यों कर रहे थे? अरे मुझसे गलती हो गई शालू, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं उसकी खूबसूरती में कहीं खो गया था। पर यकीन मानो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास है शालू। और अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना हूं। मुझे माफ कर दो और वादा करो कि आगे से तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। शालू की आंखें भर आती हैं। इतने में रोहन भी अंदर आता है। ये फिर से यहाँ? अच्छा हुआ, मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको भी, ये भाई है मेरा, और ये सब जो मैंने किया माँ जी के कहने पर किया। मैंने तो हार ही मान ली थी, पर माँ जी ने मुझसे कहा कि पति अगर भटके तो उसे सीधा करने का काम पत्नियों का ही होता है। माँ? और नहीं तो क्या, मेरी हीरे जैसी बहू को छोड़कर अगर किसी डायन के पास जाएगा तो ये तो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा किया माँ, सच में मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। इस तरह सब ठीक हो जाता है। अमित शालू से माफी मांग लेता है और फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगली सुबह दरवाजे पर, हाय शालू, वो अमित 2 दिन से नहीं दिखा, सब ठीक तो है ना? शालू कुछ कह पाती, इतने में अमित पीछे से बोला, जी परी दीदी, सब ठीक है। और मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसलिए मैं कहीं दिखा नहीं। और हाँ, आगे से भी नहीं दिखूंगा। दीदी? हाँ दीदी, यही है तुम्हारी जगह इनकी जिंदगी में, इसलिए आगे से इनके आसपास भी नजर आई ना तो गंजी कर दूंगी। गेट आउट। परी दुम दबाकर भाग लेती है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कमलपुर नाम के गांव में सुषमा अपने बच्चों के साथ गरीबी में जीवन गुजार रही थी। मोनू बचपन से ही सही से चल नहीं पाता था और इसका इलाज था पैरों का ऑपरेशन। लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोनू का ऑपरेशन करा सके। राजन, कहाँ रह गए बेटा? सुबह के 9 बजने को आए हैं। ठेला नहीं लगाना क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माँ, बस प्रिया सब्जी पैक कर रही थी। सुषमा और राजन दोनों ठेला लेकर गांव के चौक पर चले जाते हैं, जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। क्या सुषमा काकी, आज बहुत देर से आई हो? हमारे पेट के चूहे तो उछल उछल कर मर गए। माफ करना बेटा। सुषमा जल्दी जल्दी रोटियां सेकती है और राजन आलू पनीर, शाही पनीर, छोले और आलू की सब्जी रखकर पूरी थाली सजाकर ग्राहकों को देता है। कसम से काकी, तुम्हारी बोली जितनी मीठी है, खाना उतना ही स्वादिष्ट है। आहा, अब मजा आ गया खाके। कम दाम में इतना स्वादिष्ट खाना पूरे गांव में नहीं मिलता। देखते ही देखते सुषमा का सारा खाना बिक जाता है और सुषमा राजन शाम होते ही घर आ जाते हैं। वाह माँ, आज बहुत जल्दी आ गई। लगता है अच्छी बिक्री हुई है। हाँ, बस भगवान की कृपा है। काश इतने पैसे जुड़ जाएं कि अपने लाल के पैरों का ऑपरेशन करा लूं। अरे माँ, वो सरला काकी राजन भैया के लिए रिश्ता लेकर आई थी। बता रही थी रेखा नाम की लड़की है। मुझे तो वो फोटो में बहुत पसंद आई। ठीक है,
तो फिर कल सरला के साथ जाकर लड़की देखाती हूँ। सरला, प्रिया और सुषमा तीनों अगले दिन रेखा के घर जाती हैं और रेखा की सुंदरता इनके मन में घर कर जाती है और राजन भी रेखा के घर वालों को बहुत पसंद आता है, इसलिए जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। रेखा, आज से बेटा इसे अपना ससुराल नहीं बल्कि घर समझना और इस परिवार को अपना परिवार। हाँ माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब आप देखिएगा मैं कैसे इस घर की काया पलट करती हूँ। रेखा भले ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहती थी। रेखा जितनी सुंदर और पढ़ी लिखी थी, उतनी ही कामचोर थी। अगली सुबह सुषमा 5 बजे उठकर ठेले के लिए खाना बनाती है। इस खटर पटर की आवाज से रेखा की नींद खुल जाती है। राजन, ये कैसा शोर है? ऐसा लग रहा है बावर्ची खाने में सो रही हूँ। हाँ, माँ ठेले के लिए खाना बना रही है, चोच बंद करके सो जाओ। रेखा को नींद नहीं आती और ये बाहर सुषमा के पास चली जाती है। मम्मी जी, इतनी सुबह क्यों शोर मचा रही हैं? पैसे आप कमाएंगी, नींद हमारी उड़ा रही हैं। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? इस ठेले से आने वाले पैसों से ही इस घर का खर्चा चलता है। अच्छा, तो आप थोड़ा लेट चली जाया करो ना आपकी नींद खराब होगी और ना हमारी। बेटा, सुबह जल्दी उठने से घर में बरकत होती है और ग्राहक भी सुबह ही नाश्ता करके कमाने जाते हैं। इस बुढ़िया के लेक्चर और शुरू हो गए। चुपचाप चलकर मैं सो जाती हूँ। रेखा अपने कमरे में जाकर सो जाती है, जबकि प्रिया, राजन, सुषमा और मोनू चारों मिलकर कई सारे पकवान बनाते हैं और राजन सुषमा ठेला लेकर चले जाते हैं। आज भी इनकी बिक्री अच्छी होती है और ये दोपहर में ही घर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो लगता है बिक्री अच्छी हुई है। हाँ बहू, कुछ ऐसा ही है। मम्मी जी, जब आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो आप अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लो ना। राजन और मोनू को भी ये बात काफी पसंद आती है। पर भाभी, रेस्टोरेंट खोलने में तो बहुत पैसे लगेंगे, वो कहाँ से आएंगे? वैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने मोनू के ऑपरेशन के लिए जोड़े थे और प्रिया की शादी के जेवर भी हैं, उससे काम बन जाएगा। रेखा, तुम्हारे भी तो जेवर होंगे ना, तुम अपने दे दो। प्रिया की शादी के जेवर बेचना मुझे सही नहीं लग रहा। ना बाबा ना, वो मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनवा कर दिए हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? मैं और मम्मी जी ऐसा रेस्टोरेंट खोलेंगे कि सब देखते रह जाएंगे और फिर मैं खुद अपनी नंद का जेवर बनाकर उसे दूंगी। रेखा की मक्खन मलाई बातों में पूरा परिवार आ जाता है और रेखा, जिसे होटल मैनेजमेंट की थोड़ी जानकारी थी, उसकी मदद से शानदार सा रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें रसोई का सारा काम सुषमा को सौंप दिया जाता है, जबकि काउंटर पर रेखा खुद बैठती है और बाहर का सारा काम राजन संभालता है। अरे वाह सुषमा काकी, ठेले से सीधा रेस्टोरेंट, अच्छा है। जगह बदल गई, लेकिन खाना तो वही आपके हाथ का मिलेगा ना। हाँ हाँ बेटा, बैठो। सुषमा टेबल पर अपने हाथ से बने छोले, आलू का साग, शाही पनीर, पालक पनीर और घी की रोटियां सजाती है, जिसे ग्राहक चटकारे लेकर खाता है। लो रेखा बहन, 50 रुपए। क्या 50? ये ठेला नहीं रेस्टोरेंट है। कभी खाया भी है ऐसे रेस्टोरेंट में खाना? पूरे 200 रुपए निकालो। रेखा की तीखी जुबान से ग्राहक और सुषमा के कानों से धुएं निकल जाते हैं और सुषमा ग्राहक को समझाते हुए 200 की जगह सिर्फ 100 रुपए लेकर उसे भेज देती है। राजन, मम्मी जी को समझाओ, अगर ऐसे ही कम पैसों में खाना खिलाते रहे तो रेस्टोरेंट का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। हमारा मकसद भूखों को खाना खिलाना है, ना कि उनके पैसे खाना। सुषमा के स्वाद की वजह से कई ग्राहक रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। हर रोज रेस्टोरेंट से 10 से 20 हजार की कमाई होने लगती है और यहीं से रेखा के मन में लालच आ जाता है। राजन, मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना इस रेस्टोरेंट को सिर्फ हम दोनों मिलकर चलाएं? देखो, वैसे भी मैं काउंटर संभालती हूँ, तुम पूरा रेस्टोरेंट। मम्मी जी तो सिर्फ 3-4 घंटे में खाना बनाकर फ्री हो जाती हैं और हम दोनों पूरे दिन मेहनत करते हैं और प्रिया, मोनू, मम्मी जी सब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो। अगर हम इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे तो सारे पैसे हमारे पास आएंगे और फिर हम इन सब से दूर एक आलीशान जिंदगी गुजारेंगे। मम्मी जी को तो वैसे भी ठेले की आदत है, लगा लेंगी दोबारा।
राजन रेखा की बातों में आकर सुषमा को रेस्टोरेंट के काम से दूर कर देता है और दोनों एक अलग घर लेकर वहीं रहने लगते हैं और खाना बनाने के लिए एक शेफ को रख लेते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? भैया भाभी ने तो हमारे सारे पैसे भी ले लिए और अब रेस्टोरेंट भी अपने हाथ में कर लिया है। अब हमारा सहारा सिर्फ ठेला ही है। मैं दोबारा ठेला लगाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अगले दिन प्रिया, मोनू सुषमा को दोबारा ठेला लगाने में मदद करते हैं और सुषमा फिर से गांव के चौक पर ठेला लगाने लगती है। अरे सुषमा बहन, ये ठेला क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बस वक्त की मार है। रेस्टोरेंट की वजह से सुषमा की बिक्री कम होती है, लेकिन इन पैसों में भी सुषमा खुश थी। इधर जब ग्राहकों को धीरे धीरे पता चलता है कि सुषमा की जगह अब कोई और रसोइया खाना बना रहा है, तो वो रेस्टोरेंट में जाना बंद कर देते हैं। आप थू, कितना बुरा शाही पनीर है। सुषमा काकी के हाथ के शाही पनीर की भाई बात ही अलग थी। इस तरह ग्राहक रेस्टोरेंट के खाने को नकार कर सुषमा के ठेले पर आने लगते हैं और रेस्टोरेंट ठप पड़ जाता है। रेस्टोरेंट का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। काम बंद होने से रेखा और राजन पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं और घर का किराया न देने की वजह से इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। भैया भाभी, आप दोनों बीच सड़क पर क्यों बैठे हैं? राजन मोनू को पूरी बात बताता है और मोनू इन्हें घर ले जाता है और सुषमा अब भी इन्हें कुछ कहने की बजाय प्यार से अपने घर में रहने की पनाह देती है। ये देख रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। राजन को भी अपनी बातों में फंसाकर आप सबसे दूर कर दिया, पर आप अब भी हमारे साथ खड़ी हैं। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो। सुषमा दोनों बच्चों को माफ कर देती है और सब इसी घर में रहने लगते हैं और एक बार फिर दोनों सास बहू साथ में रेस्टोरेंट खोलती हैं और इसका नाम रखती हैं सास बहू का रेस्टोरेंट, जो खूब चलता है और सुषमा का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है और मोनू के ऑपरेशन के बाद वो भी एकदम ठीक हो जाता है।